स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल किताज कॉर्नर एस्टेट कॉमर्स में। आज हम एस्टेट पीजीटी कॉमर्स 2016 का पेपर, उसका जो कॉमर्स पोर्शन है उसके सारे 60 क्वेश्चन जो हैं एक ही वीडियो में करेंगे। अगर आप चाहते हैं दूसरे क्वेश्चंस को भी स्टडी करना तो चैनल पे जाके सारी वीडियोस देख सकते हैं। डिफरेंट प्लेलिस्ट बनाई गई है, प्लेलिस्ट के ऊपर नेम लिखा गया है जिस भी पेपर की वो प्लेलिस्ट है, वहाँ से जाके आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। आज 2016 का पेपर हम कर रहे हैं। ये सारा पेपर हम कर चुके हैं पहले। आज पूरा पेपर जो है एक वीडियो में करेंगे। इससे पहले 5-5 क्वेश्चन की 10-10 क्वेश्चन की वीडियोस जो है आ चुकी है इस पेपर की। आज का 91 क्वेश्चन, फिर फर्स्ट क्वेश्चन है आज का 2016 का जो पेपर है। सेट ए मेरे पास है, ये अब करेंगे। कमीशन रिसीव्ड इज़, कमीशन रिसीव्ड क्या है? ये एक नॉमिनल अकाउंट है। देखिए, रियल अकाउंट नहीं है, पर्सनल अकाउंट नहीं है और लाइबिलिटी भी नहीं है, ये हमारा नॉमिनल अकाउंट है। सेकेंड है मास्टर बजट। क्या होता है? मास्टर बजट है हमारा एक समरी बजट। ठीक है, मास्टर बजट एक समरी बजट। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द स्टेजेस ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। देखिए, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की स्टेजेस कौन सी नहीं है? मार्केट सेगमेंटेशन जो है वो एक प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की स्टेज नहीं है। बाकी जो सारी स्टेज है इंट्रोडक्शन, ग्रोथ और डेक्लाइन, ये हमारे प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के स्टेजेस हैं। इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी, स्टैचुरेशन, डेक्लाइन एंड ऑब्सोलेंसेस। ठीक है, प्रस्तुतिकरण, विकास, उन्नति, परिपक्वता, संतृप्ति, अवनति और अप्रचलन। सबसे ज़्यादा एक्सपेंडिचर कौन सी स्टेज पे होता है? सबसे ज़्यादा एक्सपेंडिचर हमारा इंट्रोडक्शन स्टेज पे होता है, क्योंकि मार्केट में प्रोडक्ट बिल्कुल नया है, उसको मार्केट से इंट्रोड्यूस कराने में बहुत सारा खर्चा आता है, ऐड वगैरह कंपनी को करनी पड़ती है यहाँ पे। तो इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी, स्टैचुरेशन, डेक्लाइन और ऑब्सोलेंस। और हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा कि जो सी नहीं है वो है मार्केट सेगमेंटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एलिमेंट ऑफ द प्रमोशन मिक्स डू होलसेलर जनरली अप्लाई टू ऑब्टेन देयर प्रमोशनल ऑब्जेक्टिव। थोक विक्रेता अपने संवर्धनात्मक उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए सामान्यतः कौन से संवर्धन मिश्रण के तत्व को प्रयुक्त करते हैं? ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ट्रेड प्रमोशन। ठीक है, ट्रेड प्रमोशन। ये प्रमोशन हमारे दो तरह के, उसमें से एक होता है ट्रेड प्रमोशन जो कि होलसेलर करते हैं, और ये क्वेश्चन रिपीट होता है। ये DSSB में भी ये वाला क्वेश्चन आया था कि जो होलसेलर हैं वो ट्रेड प्रमोशन, वो अपने प्रमोशनल ऑब्जेक्टिव को प्राप्त करने के लिए क्या जो है वो अप्लाई करते हैं, कौन से मिश्रण के तत्व को प्रयुक्त करते हैं, हो जाएगा ट्रेड प्रमोशन। नेक्स्ट है ऑन व्हाट डेट गेट वाज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू WTO। गेट को WTO में परिवर्तित कर दिया गया था। ये आ जाएगा 1 जनवरी 1995 को। 1 जनवरी 1995 को। ये है हमारा मोस्ट रिपीटेड टॉपिक, जहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है। गेट किससे बना है? गेट को बाद में किस में ट्रांसफर कर दिया गया? WTO में। WTO की फुल फॉर्म है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जिसकी फॉर्मेशन हुई है 1 जनवरी 1995 को। किस तरह का टाइप है इसका? इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है ये, और इसका पर्पज़ क्या है? रेगुलेट करना इंटरनेशनल ट्रेड को, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को रेगुलेट करना, उसके नियम कानून बनाना। मेंबरशिप है 164 मेंबर स्टेट्स। एक लाइन इंपॉर्टेंट है, कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। हेडक्वार्टर बहुत बार पूछा जाता है, मैच मेकिंग में भी दे दिए जाते हैं। कई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन देके एक लिस्ट में, दूसरी लिस्ट में हेडक्वार्टर दे दिए जाएंगे। तो हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। ऑफिशियल लैंग्वेज है इंग्लिश, फ्रेंच और स्पेनिश। और डायरेक्टर जनरल है रोबर्टो एजेवोडो। द WTO इज एन इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन दैट रेगुलेट इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड को रेगुलेट करने के लिए ये एक संस्था जो है वो बनाई गई है। इसने अपना काम कब शुरू किया? 1 जनवरी 1995 को, अंडर द मराकश एग्रीमेंट। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि भाई किस एग्रीमेंट के तहत इसको बनाया गया है? मराकश एग्रीमेंट के तहत। और वहाँ पे साइन किया था कितनी नेशंस ने? 123 नेशंस ने साइन किया था ऑन 15 अप्रैल 1994 को। किसको रिप्लेस करके बनाई गई है? गेट को। गेट की फुल फॉर्म है जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। गेट की फुल फॉर्म क्या है? जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड। और इसकी स्थापना कब हुई थी? ये हुआ था 1 जनवरी 1948 को, 1 जनवरी 1948 को। इट इज़ द लार्जेस्ट इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन इन द वर्ल्ड। ठीक है, पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की आर्थिक संगठन है ये। और WTO डील्स विद द रेगुलेशन ऑफ ट्रेड इन गुड्स, सर्विसेज एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बिटवीन पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज़। देखिए, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो भी इसके मेंबर कंट्रीज हैं उनके लोगों का जो जीवन स्तर है उसे
बढ़ाना, प्रभावकारी मांग में पूर्ण रोजगार और व्यापक वृद्धि को सुनिश्चित करना, वस्तु का उत्पादन और व्यापार बढ़ाना, ठीक है, प्रोडक्शन बढ़ाना, ट्रेड बढ़ाना और सेवाओं का व्यापार बढ़ाना। तो ये था WTO के बारे में, जहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है। 96 क्वेश्चन है, एक्स एंड वाई शेयर्स प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। ओल्ड रेशियो गिवन है 3:2। जेड वॉज एडमिटेड एज पार्टनर हु सेट्स 1/5 शेयर। जेड आया 1/5 हिस्से के लिए। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इफ जेड एक्वायर्स 3/20 फ्रॉम एक्स एंड 1/20 फ्रॉम वाई। अगर जेड एक्स से ले जाए 3/20 और वाई से ले जाए 1/20, तो फिर इनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। ओल्ड रेशियो एक्स और वाई का 3:2, जेड का हिस्सा है 1/5। एक्स का न्यू शेयर कैसे आएगा, जेड को जो उसने सेक्रीफाइस किया है 3/20 वो उसके ओल्ड रेशियो में से हम माइनस कर देंगे। माइनस करेंगे तो इसका न्यू रेशियो आ गया न्यू शेयर आ गया है 9/20। और वाई का न्यू शेयर कैसे आएगा, जो उसने 1/20 सेक्रीफाइस कर दिया जेड के लिए वो उसके ओल्ड रेशियो में से माइनस कर देंगे। 2/5 माइनस 1/20, ये 7/20 इसका आ गया है ओल्ड, इसका न्यू शेयर वाई का। तो न्यू रेशियो कैसे आ जाएगा, एक्स का ये रहा, वाई का ये रहा और जेड का वो रहा, ठीक है। इन तीनों को जब हम ऐसे प्रोपोर्शन में रखेंगे तो 9:7:4 हमारे पास न्यू रेशियो आ जाएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन के साथ हम यहाँ चले जाएंगे 9:7:4। नेक्स्ट है ISI इज द क्वालिटी सर्टिफिकेशन मार्क यूज्ड इन द केस ऑफ। ISI किसका गुणवत्ता प्रमापीकरण चिन्ह है, ये है इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स का। कि ये क्वेश्चन DSSB में भी आया है कि ISI किसका क्वालिटी सर्टिफिकेशन मार्क है, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट का। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ प्लानिंग प्रोसेस। देखिए प्लानिंग प्रोसेस का कौन सा पार्ट नहीं है, प्लानिंग प्रोसेस का पार्ट नहीं है मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस, ठीक है। बाकी सेटिंग ऑब्जेक्टिव, इम्प्लीमेंटिंग प्लान्स और फॉलो अप, ये सारे प्लानिंग प्रोसेस के पार्ट हैं। देखिए प्लानिंग प्रोसेस के पार्ट के यहाँ सब प्लानिंग जब हम करते हैं तो सबसे पहले क्या होता है, सेटिंग ऑब्जेक्टिव, उद्देश्य को निर्धारित किया जाता है। उसके बाद डेवलपिंग प्रीमाइसेस, आधार विकसित किए जाते हैं। थर्ड नंबर पे आइडेंटिफाइंग अल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन, जितने भी अल्टरनेट हैं हमारे पास उन सभी की पहचान की जाती है। फोर्थ पे इवेल्युएटिंग अल्टरनेट कोर्सेज, सभी कोर्सेज का इवेल्युएशन किया जाता है। फिफ्थ पे क्या है, सिलेक्टिंग एन अल्टरनेटिव, फिर एक अल्टरनेट को चुन लिया जाता है। एक अल्टरनेट को चूज करने के बाद फिर उस प्लान को लागू कर दिया जाता है, इम्प्लीमेंटिंग द प्लान। और नंबर 7 पे आ जाएगा फॉलो अप एक्शन, यानी कि उसका समीक्षा करना। तो ये हमारे प्लानिंग के ऑब्जेक्टिव, जो हमारा क्वेश्चन दिया गया था कि मेजरमेंट करना एक्चुअल परफॉर्मेंस का, वो हमारा कंट्रोलिंग प्रोसेस का पार्ट है, हमारा प्लानिंग प्रोसेस का पार्ट वो नहीं है। 99 क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग आइटम्स। निम्नलिखित पे विचार कीजिए। डिबेंचर है, प्रीपेड रेंट, इंटरेस्ट एक्रूड दिया गया है और बैंक ओवरड्राफ्ट। विच ऑफ देम आर करंट लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज कौन सी हैं, लाइबिलिटीज हमारी कौन सी है, फोर्थ बैंक ओवरड्राफ्ट हमारी करंट की लाइबिलिटी है। डिबेंचर क्या है, फिक्स लाइबिलिटी है। प्रीपेड रेंट एसेट है, इंटरेस्ट एक्रूड भी एसेट है। तो बैंक ओवरड्राफ्ट बच गया, वो क्या है, हमारी करंट लाइबिलिटी। नेक्स्ट है ERG। ERG की फुल फॉर्म भी क्वेश्चन में पूछी जाती है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ERG। ये हो जाएगा एक्सिस्टेंस, रिलेटेडनेस, ग्रोथ, ठीक है। एक्सिस्टेंस, रिलेटेडनेस एंड ग्रोथ। ये किसने डेवलप करी है मोटिवेशन की थ्योरी, ये करी है एल्डरफर ने, ठीक है। एल्डरफर ERG थ्योरी डेवलप की है मोटिवेशन की एल्डरफर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया स्टार्टेड इट्स फंक्शनिंग ऑन। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने फंक्शनिंग कब स्टार्ट की, 1 अप्रैल 1935 को फंक्शनिंग इसने स्टार्ट की है। और इसका नेशनलाइजेशन कब हुआ, 1948 में। ये सारे ही क्वेश्चन जो है SSC की स्क्रीनिंग में भी पूछे गए थे कि हमारा सेंट्रल बैंक कौन सा है, रिजर्व बैंक का ये फंक्शनिंग कब स्टार्ट हुई है और इसका नेशनलाइजेशन कब किया गया। तो ये क्वेश्चन बड़े ही इंपॉर्टेंट है, जो कि पता होने चाहिए सभी को। एक बार पढ़ते हैं RBI के बारे में थोड़ा सा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने स्टार्ट किया अपना फंक्शन 1 अप्रैल 1935 को। RBI की स्थापना भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के प्रावधानों के अंतर्गत 1 अप्रैल 1935 को हुई। रिजर्व बैंक का सेंट्रल ऑफिस कलकत्ता में स्थापित किया गया था, बाद में 1937 में से मुंबई में ट्रांसफर कर दिया गया। तो एक लाइन इंपॉर्टेंट है कि रिजर्व बैंक का सेंट्रल ऑफिस सबसे पहले कहाँ स्थापित किया गया था, कहाँ एस्टेब्लिशमेंट की गई थी इसकी, कोलकाता में, और बाद में इसे मुंबई में ट्रांसफर कर दिया गया। सेंट्रल ऑफिस वो ऑफिस है जहाँ गवर्नर बैठते हैं और जहाँ पर पॉलिसीज बनाई जाती है। स्टार्टिंग में RBI क्या था, प्राइवेट ओनरशिप वाला बैंक था, और 1949 में इसका नेशनलाइजेशन कर दिया गया और वर्तमान पे इस पर भारत सरकार का पूर्ण स्वामित्व है। RBI का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, ये मैच मेकिंग में क्वेश्चन आ जाते हैं। एक साइड में ये जो देखिए लिस्ट, सेकंड में इनके हेडक्वार्टर पूछ लिया जाता है कहाँ पर है। जैसे WTO का हमने किया जेनेवा स्विट्जरलैंड में,
इसी तरह यहाँ पे इसका हेडक्वार्टर, आरबीआई का हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र इंडिया में। एस्टेब्लिशमेंट हुई है 1 अप्रैल 1935 को। इसी तारीख को इसने अपना फंक्शनिंग यानी कि अपना कार्य शुरू किया था। ओनरशिप क्या है, 100% स्टेट ओनरशिप वाला बैंक है। गवर्नर 25th गवर्नर कौन है, शक्तिकांत दास जी। और 24th कौन थे, उर्जित पटेल। 24th गवर्नर थे उर्जित पटेल और 25th हमारे शक्तिकांत दास। सेंट्रल बैंक, इंडिया का सेंट्रल बैंक है ये। करेंसी क्या है इसकी, इंडियन रुपीज़ की करेंसी। और बैंक रेट कितनी है, 4% इसकी बैंक रेट है। तो ये था आरबीआई के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन जो कि यहाँ पे इकट्ठा की मैंने और आप लोगों के साथ शेयर की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्टिविटी रेशियोज आर आल्सो टर्म्ड एज। एक्टिविटी रेशियो ने क्रियाशीलता अनुपातों को क्या कहा जाता है, एफिशिएंसी रेशियो एंड टर्नओवर रेशियो भी इन्हें कहा जाता है। रेशियोज के नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, एफिशिएंसी रेशियोज एंड टर्नओवर रेशियो। सेबी को वैधानिक संगठन के रूप में मान्यता किस साल में मिली। सेबी वाज रिकॉग्नाइज्ड एज स्टैट्यूटरीज ऑर्गेनाइजेशन इन द ईयर 1992। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये तारीख भी। सेबी को वैधानिक संगठन के रूप में मान्यता किस साल मिली, 1992 में मिली। हायर एक्टिविटी रेशियो रिजल्ट्स इन, उच्च ऋण क्षमता अनुपात परिणाम में क्या होता है, ये हमारा लो फाइनेंशियल क्राइसिस को दिखाता है, यानी कि वित्तीय संकट कंपनी के ऊपर निम्न स्तर का है। शेयर्स कैन बी फॉरफिटेड, कब किए जाते हैं शेयर्स फॉरफिटेड, अंशों का हरण कब कर लिया जाता है, फॉर नॉन पेमेंट ऑफ कॉल मनी, जब किसी कॉल की मनी कंपनी के पास ना आए तो फिर वो उन शेयर्स को फॉरफिटेड कर लेती है। और फॉरफिटेड करके रीइशू करते टाइम कंपनी हाईएस्ट कितने का डिस्काउंट जो दे सकती है। देखिए, जो स्टार्टिंग में जो न्यूली शेयर्स हैं उनको डिस्काउंट पे इशू नहीं किया जा सकता, लेकिन फॉरफिटेड किए हुए शेयर को डिस्काउंट पे इशू किया जा सकता है। लेकिन डिस्काउंट कितना होना चाहिए, मैक्सिमम डिस्काउंट कितना होना चाहिए, जितना कि पहले शेयर्स क्या, जितना पहले प्राप्त हो चुका हो। यानी कि अगर 10 रुपये में से 4 रुपये कंपनी को रिसीव हो चुके हैं, 6 रुपये रिसीव नहीं हुए थे और कंपनी ने उनको फॉरफिटेड कर लिया, तो रीइशू करते टाइम मैक्सिमम जो डिस्काउंट है वो दिया जा सकता है 4 रुपये का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ओपनिंग कैपिटल इज ₹60,000, ड्रॉइंग्स है 5,000 के कैपिटल इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग द ईयर 10,000, क्लोजिंग कैपिटल है 90,000, द वैल्यू ऑफ प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द पीरियड विल बी। प्रॉफिट कैसे आएगा, देखिए प्रॉफिट निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है। सबसे पहले क्लोजिंग कैपिटल लिखी जाती है, उसके अंदर ड्राइंग्स को प्लस कर लेंगे। क्लोजिंग कैपिटल है 90,000, ड्राइंग्स है 5,000, ये टोटल हो गया 95,000 का। इसमें से एडिशनल कैपिटल को माइनस कर देंगे, एडिशनल कैपिटल है 10,000, आ गया 85,000। और इसमें से फिर ओपनिंग कैपिटल को भी अगर माइनस करते हैं तो हमारे पास प्रॉफिट आ जाएगा 25,000 का। तो हमारा आंसर हो जाएगा 25,000, जो कि ऑप्शन 2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश आर द ऑब्लिगेशंस और डेब्ट्स दैट एन एंटरप्राइज हैज़ टू पे एट सम टाइम इन द फ्यूचर। डैश वह देनदारियाँ या ऋण है जिनका भुगतान व्यवसाय की इकाई को भविष्य में किसी समय करना है। देखिए सारे ही क्या हैं, सारे ही डेब्ट हैं, सभी का ही पेमेंट कंपनी को करना है। तो ये सारी क्या है, लाइबिलिटीज़ हैं। लाइबिलिटीज़, डिवेंचर भी लाइबिलिटी है, कैपिटल भी लाइबिलिटी और शेयर भी लाइबिलिटीज़ है। सभी लाइबिलिटी साइड में आते हैं तो लाइबिलिटीज़ का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन डज नॉट प्रिपेयर, क्या तैयार नहीं करती है, प्रॉफिट एंड लॉस तैयार नहीं करती है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट तैयार किया जाता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट तैयार किया जाता है। अब यहाँ से कई सारे क्वेश्चन बन के आते हैं कि ऐसा कौन सा अकाउंट है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का जो कैश के ओपनिंग बैलेंस से स्टार्ट होता है, वो हो जाएगा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। और कौन सा अकाउंट बनाने से कैश का क्लोजिंग बैलेंस पता लगता है, वो है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। अच्छा, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट कौन से रूल के ऊपर बेस होता है, हमारे नॉमिनल अकाउंट के रूल के ऊपर बेस होता है। डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन, और इसको बनाने से सरप्लस या डेफिसिट पता लगता है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट रियल अकाउंट के ऊपर बेस होता है। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ऐसा कौन सा अकाउंट है जिसमें एंट्री करते टाइम ये नहीं देखा जाता कि जो रिसिप्ट हुई है वो प्रीवियस ईयर की है, करंट ईयर की है, नेक्स्ट ईयर की है, वो हो जाएगा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। यानी कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में सभी तरह के रिसिप्ट और सभी तरह की पेमेंट को लिखा जाता है। उसमें ये नहीं देखा जाता कि वो पिछले साल की है, इस साल की है, अगले साल की है, ठीक है। और इसमें कैपिटल और रिवेन्यू दोनों ही नेचर के आइटम को लिखा जाता है। लेकिन इनकम एक्सपेंडिचर बनाते टाइम सिर्फ और सिर्फ करंट ईयर के आइटम्स को ही लिखा जाता है। ये हमारे कैश बेसिस के ऊपर बेस होता है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, और वो हमारे अक्रूवल बेसिस के ऊपर बेस होता है। तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पब्लिक एंटरप्राइज इज डिफाइंड एज। सार्वजनिक उपक्रम को इस प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है। सार्वजनिक उपक्रम, एन ऑर्गेनाइजेशन यानी कि एक संगठन, ओन्ड एंड मैनेजमेंट बाय, जिसका स्वामित्व और प्रबंध किसके द्वारा किया जाता है, पब्लिक अथॉरिटीज़ के द्वारा, फॉर डेफिनेट सेट ऑफ पब्लिक पर्पज़, ठीक है, सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए जिसका स्वामित्व और प्रबंध सार्वजनिक प्राधिकरण के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है, इफ द शेयर्स ऑफ ₹10 ऑन विच ₹8 इज कॉल्ड अप
and 6 is paid, is forfeited. State with what amount the share capital account will be debited. शेयर कैपिटल अकाउंट कितने से डेबिट किया जाएगा? देखिए शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कोल्ड ऑफ वैल्यू पर शेयर, कोल्ड ऑफ वैल्यू पर शेयर से डेबिट किया जाता है। कोल्ड ऑफ वैल्यू पर शेयर यहाँ पर कितनी है? 8 रुपये, यानी कि अभी तक मंगाई गई जितनी भी राशि है उससे डेबिट किया जाता है। 8 रुपये मंगाए हैं कंपनी ने, तो 8 रुपये से ही इसको डेबिट किया जाएगा। 8 रुपये इसका आंसर हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट है विच बिजनेस यूनिट जनरेट सब्सटेंटियल कैश सरप्लसेस ड्यू टू लो इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट एंड हाई मार्केट शेयर। देखिए ये भी हमने कई बार किया है अपने चैनल पे, बहुत बार डिस्कस किया है कि एक बॉक्स बनाया जाता है, इसमें ग्रोथ रेट को ऐसे वाई एक्सिस पे लिया जाएगा और मार्केट शेयर को वाई एक्सिस एक्स एक्सिस पे। अब इन्होंने क्या कहा कि लो है ग्रोथ रेट, ग्रोथ रेट ऐसे ही अप की तरफ जा रहे, लो कहाँ है? या नीचे, यानी कि ये दो बॉक्स आगे लो के, ये और ये। फिर क्या है? हाई मार्केट शेयर, हाई मार्केट शेयर किस में है? इसमें, यानी कि कैश काउस जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा कि ग्रोथ रेट भी हाई है कंपनी की और मार्केट शेयर भी हाई है, तो क्या हो जाएंगे? वो होते हैं स्टार्स जो चमकते हैं मार्केट के अंदर। अब ग्रोथ रेट तो हाई है लेकिन मार्केट शेयर कम है, तो ये आ जाएगा क्वेश्चन मार्क है, पता नहीं ऐसे हो क्यों रहा है। ग्रोथ रेट कम है और शेयर ज़्यादा है, ग्रोथ रेट कम है शेयर ज़्यादा है, तो ये क्या है? कैश काउस, सिर्फ कैश के कारण ऐसा पॉसिबल हो पाता है। और ग्रोथ रेट भी कम है, मार्केट शेयर भी कम है, वो कहते हैं डॉग। तो ये चारों ही आते हैं पेपर में। और आप देखोगे एक वीडियो बनाएंगे दोबारा से एचटेट के सभी पेपर्स की, तो कैसे रिपीट होते हैं क्वेश्चन, किसी में ये ऑप्शन है, किसी में वो ऑप्शन है, ठीक है, कोई भी ऑप्शन जो करेक्ट हो सकता है। हमें सिर्फ पकड़ना है, क्लू पकड़ना है कि क्या दे रखा है क्वेश्चन के अंदर। अब यहाँ पे ग्रोथ रेट, लो ग्रोथ रेट दे रखी थी और हाई मार्केट शेयर, तो कैश काउस जो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट अफेक्ट द फंड फ्लो स्टेटमेंट। फंड फ्लो स्टेटमेंट को क्या इफेक्ट नहीं करेगा? परचेज ऑफ पर्सनल कंप्यूटर या ड्राइंग्स हो जाती है जो कि फंड फ्लो स्टेटमेंट को इफेक्ट नहीं करेगा, बाकी सारे इफेक्ट करेंगे। अब देखिए लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ मैच करना है। ये यूजीसी नेट 2013 का क्वेश्चन है। एक साइड में लिस्ट 1 में हमारे आइटम्स दे रखी हैं और सेकेंड आइटम में उनकी हेडिंग्स दे रखी हैं। सेकंड लिस्ट में किससे मैच करना है? देखिए गुडविल ऑफ द कंपनी, गुडविल क्या होती है? इंटेंजिबल एसेट होती है। ओवरड्राफ्ट क्या होते हैं? बैंक ओवरड्राफ्ट करंट लायबिलिटीज होते हैं। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस क्या होते हैं? फिक्टिशियस एसेट होती हैं। और प्रीमियम ऑन इश्यू ऑफ शेयर क्या होते हैं? रिजर्व एंड सरप्लस होते हैं, रिजर्व एंड सरप्लस। तो यहाँ हमारा ऑप्शन ए जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सेम टू सेम टिट के यूजीसी नेट 2013 में आया हुआ है। और ये है एचटेट पीजीटी कॉमर्स 2016 का पेपर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कंट्रोलिंग फंक्शन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज। कंट्रोलिंग फंक्शन क्या होता है? देखिए कंट्रोलिंग ना सिर्फ पीछे काम की, बाकी क्या बोल सकते हैं इसको कि ये आगे आने वाले टाइम के लिए भी की जा सकती है। कंट्रोलिंग फंक्शन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज ना सिर्फ पीछे बल्कि आगे भी वो कंट्रोल करती है। फॉरवर्ड एज वेल एज बैकवर्ड लुकिंग, आगे साथ ही साथ पीछे देखना, ठीक है, आगे भी देखना है पीछे भी देखना, कंट्रोल करना बिल्कुल। नेक्स्ट है हमारा न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। डेटर्स दिए गए हैं 80,000 की, बैड डेट्स है 2,000, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स है 4,000। इट इज़ डिजायर टू मेंटेन ए प्रोविजन 1,000, स्टेट द अमाउंट टू बी डेबिटेड और क्रेडिटेड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। देखिए डेटर गिवन है 80,000 के, साथ में जो बैड डेट्स गिवन है 2,000 की और प्रोविज़न है यहाँ पे 4,000 का। और अभी क्या कर रहे हैं कि न्यू प्रोविज़न और करना है 1,000 का। तो प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में बैलेंस चला जाएगा क्योंकि हमारा ओल्ड प्रोविज़न जो है वो ज़्यादा है। जब ओल्ड प्रोविज़न की अमाउंट बैड डेट्स और न्यू प्रोविज़न से ज़्यादा होती है तो प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में बैलेंस चला जाएगा। अदरवाइज इसको हम डेबिट में लिखते हैं, डेबिट में लिखते हैं बैड डेट्स प्लस में न्यू प्रोविज़न माइनस में ओल्ड प्रोविज़न करके। लेकिन अभी ओल्ड प्रोविज़न ज़्यादा है 4,000 का, उसमें से माइनस करेंगे बैड डेट्स 2,000 की और फिर माइनस करेंगे न्यू प्रोविज़न 1,000 का। तो ये हमारे पास 1,000 क्रेडिट बैलेंस आ गया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। बहुत बार क्वेश्चन आता है ग्रेस डेज से कि भाई कितने दिनों को जोड़ा जाता है एज ए ग्रेस डेज, तो ये आ जाएगा 3 दिन। डैश डेज ग्रेस आर एडिड इन टर्म्स ऑफ द बिल टू कैलकुलेट द डेट ऑफ मैच्योरिटी। मैच्योरिटी डेट निकालते टाइम बिल की तारीख में कितने दिनों को जोड़ा जाता है? रियायती दिनों के रूप में 3 दिन। नेक्स्ट है द गोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज टू। फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंस को मैनेज करना, इसका उद्देश्य क्या होता है? इसका उद्देश्य होता है मैक्सिमाइज द वेल्थ ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर। इक्विटी शेयर होल्डर जो कि ओनर होते हैं, तो ओनर के जो धन को मैक्सिमाइज करना, यही हमारे फाइनेंस को मैनेजमेंट करने का उद्देश्य होता है। नेक्स्ट ऑन एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर इंक्रीजिंग इन द वैल्यू ऑफ एसेट इज डेबिटेड टू। एसेट की वैल्यू में अगर इंक्रीज हो जाता है तो इसे हम कहाँ लिखेंगे? ये क्वेश्चन भी आया था एचटेट 2011 में।
एंट्री करेंगे एसेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, तो एसेट अकाउंट को डेबिट किया जाएगा। क्वेश्चन पूछा गया है कि इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट इज डेबिटेड टू, डेबिट किस में किया जाएगा, एसेट अकाउंट में किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज ए प्रोसेस ऑफ एंटरिंग इन द लेजर द इंफॉर्मेशन गिवन इन द जर्नल। देखिए लेजर में एंट्री करने को क्या कहते हैं, पोस्टिंग बोला जाता है। जर्नल में करने को जर्नलाइजिंग बोला जाता है और लेजर में लिखने को पोस्टिंग बोला जाता है। नेक्स्ट है ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटीज ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट लाइंस इज ए पार्ट ऑफ। देखिए उत्पादन रेखा पर आधारित सामूहिक क्रिया अंग है किसका, उत्पाद विभागीकरण का, प्रोडक्ट डिपार्टमेंटलाइजेशन का। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, कौन सी जो है वो ट्रू है कि बिल ऑफ एक्सचेंज इज डन बाय द क्रेडिटर, किसके द्वारा लिखा जाता है, जो अपने प्रोडक्ट को बेचता है, यानी कि जो क्रेडिटर होता है जिसे पैसा लेना होता है उसके द्वारा बिल ऑफ एक्सचेंज जो है वो लिखा जाता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग एरर्स विल बी रेक्टिफाइड थ्रू सस्पेंस अकाउंट, सस्पेंस अकाउंट के थ्रू किसको रेक्टिफाई किया जाता है, वन साइडेड एरर को। तो हमारी यहाँ पे वन साइडेड एरर है सिर्फ फर्स्ट, सेल्स रिटर्न बुक अंडरकास्ट बाय, सेल्स रिटर्न बुक अंडरकास्ट हो गया 1000 रुपये से, तो यहाँ पे इसमें सस्पेंस अकाउंट जो है वो आएगा, बाकी किसी में भी सस्पेंस अकाउंट नहीं आएगा। नेक्स्ट है द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ ज्वाइंट स्टॉक कंपनी इज इलेक्टेड बाय, किसके द्वारा चुने जाते हैं, कंपनी के निदेशक मंडल का चुनाव, संयुक्त पूंजी कंपनी के निदेशक मंडल का चुनाव किसके द्वारा होता है, शेयर होल्डर के द्वारा होता है, यानी कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है वो शेयर होल्डर के द्वारा ही चुने जाते हैं और इन्हीं में से ही चुने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी यूजीसी नेट 2013 से है, यहाँ पे भी मैच मेकिंग गिवन है। लिस्ट 1 में हमारी मार्केट्स दी गई हैं, लिस्ट 2 में उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स दी गई है और वहाँ से इसे मैच करना है। मोनोपोली, मोनोपोली जो मार्केट है उसमें क्या होता है, होमोजीनियस प्रोडक्ट प्राइस मेकर, ठीक है, फर्म में जो है प्राइस मेकर होती है। मोनोपोली एक ही फर्म है, एक ही कंपनी है, वो भी प्राइस मेकर होती है। सेकेंड है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, जिसमें क्या है हेट्रोजीनियस प्रोडक्ट होते हैं, यानी कि जो सामान बेचा जाता है उसमें थोड़ा बहुत फ़र्क होता है रंग रूप आकार किस्म आदि के आधार पे। परफेक्ट कंपटीशन प्राइस टेकर होता है, यहाँ पे फर्में जो है प्राइस डिसाइड नहीं कर सकते अपने प्रोडक्ट का, इंडस्ट्री के द्वारा प्राइस जो है वो डिसाइडेड किए जाते हैं। ओलिगोपोली में प्राइस रिजिडिटी बहुत पाई जाती है, ये क्वेश्चन बहुत अलग से भी आता है कि रिजिडिटी जो है वो कौन से मार्केट की कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो ये ओलिगोपोली बाजार की आ जाएगी। नेक्स्ट है इन इंडिया द कमर्शियल बैंक्स आर गिवन लाइसेंस ऑफ ऑपरेशन बाय, कमर्शियल बैंकों को काम करने के लिए लाइसेंस कौन देता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया देता है। आरबीआई कमर्शियल बैंक को काम करने के लिए लाइसेंस देता है। नेक्स्ट है विच वन इज नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ बुक कीपिंग, बुक कीपिंग का क्या ऑब्जेक्टिव नहीं है, टू नो द नंबर ऑफ वर्कर्स, टू नो द नंबर ऑफ वर्कर्स बुक कीपिंग का ऑब्जेक्टिव नहीं है, बाकी सारे ऑब्जेक्टिव है बुक कीपिंग के। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेजर ऑफ द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड टू चेंज इन द प्राइस ऑफ ए रिलेटेड गुड इज नोन एज, ये क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यानी कि संबंधित वस्तु, एक वस्तु की कीमत में परिवर्तन के कारण उससे जो रिलेट कर रही है दूसरी वस्तु उसकी मांगी गई मात्रा में जब परिवर्तन आता है तो ये क्या होता है, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्रॉस हो रही है, एक प्रोडक्ट की प्राइस अगर अप डाउन हो रहा है तो दूसरे की क्वांटिटी अप डाउन हो रही है। नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग इज एन ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड, ऑन द जॉब कौन सा हो जाएगा, कोचिंग हो जाएगा, बाकी सारे ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड है क्लासरूम, लेक्चर्स, केस स्टडी, फिल्म्स, और ये कॉमर्स के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पे ये वाला टॉपिक कराया गया है, सारे ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड और सारे ऑन द ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड जो वो करवाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉस्ट प्राइस ऑफ ए मशीन ₹1 लाख, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 45,000, सेल्स प्राइस ऑफ 40,000 का, हाउ मच इज़ द प्रॉफिट और लॉस, प्रॉफिट या लॉस कितना है। देखिए 1 लाख की मशीन थी, 45 का डेप्रिसिएशन हो गया, बच गई 55,000 की और उसमें से 40,000 में बिक गया तो नुकसान हो रहा है यहाँ पे, यानी कि 55,000 की चीज़ जब 40,000 में बिकेगी तो यहाँ नुकसान हो जाएगा 15,000 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द डिस्ट्रिक्ट फोरम अंडर सेक्शन 10 to 15 of the Consumer Protection Act 1986 who shall be the president, president कौन होता है, a person who is or has been or is qualified to become district judge, वह व्यक्ति जो डिस्ट्रिक्ट जज है या उस पद की योग्यता रखता है वो क्या हो जाएगा, प्रेसिडेंट हो जाएगा डिस्ट्रिक्ट फोरम का। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट करेक्टराइज बिजनेस एक्टिविटी, बिजनेस एक्टिविटी कौन सी नहीं है। देखिए सैलरी और वेजेस ये हमारे बिजनेस एक्टिविटी नहीं है, बाकी सारे बिजनेस एक्टिविटी हैं। प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, प्रेजेंस ऑफ रिस्क एंड सेल्स और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है, प्रोडक्शन करना फिर उनको सेल करना और रिस्क की प्रेजेंस, ये तीनों ही बिजनेस एक्टिविटी की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, लेकिन सैलरी और वेजेस बिजनेस एक्टिविटी में नहीं आता है। नेक्स्ट है ऑन रिसीविंग द रिटर्न गुड्स फ्रॉम द बायर द सेलर सेंड, सेलर क्या सेंड करता है, क्रेडिट नोट सेंड करता है। बायर से
जब गुड्स रिटर्न किए जाते हैं, मतलब बायर ने जब जिसको हमने अपने गुड्स बेचे थे, जब उसने हमें अब बिका हुआ माल वापस कर दिया है, तो जब वो माल बिका हुआ वापस हमारे पास आता है तो जो सेलर है वो क्या सेंड करता है, क्रेडिट नोट सेंड करता है। While preparing a bank reconciliation statement, if you start with an overdraft as per passbook, then check deposit but not yet cleared, और इनको क्या किया जाएगा, इनको डिडक्ट किया जाएगा। ठीक है, बैंक रिकन्सिलेशन का जो चैप्टर है उसके सारे MCQ कराए हैं सेकंड चैनल पे, स्पेशल कॉमर्स क्लासेस विद गीता मैम, वहाँ से आप ये सारे बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट के MCQ जो हैं वो वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। ये ओवरड्राफ्ट दिया गया है पासबुक का, और यहाँ पे चेक डिपॉजिट कराए लेकिन वो क्लियर नहीं हुए, तो इनको क्या किया जाएगा, इनको डिडक्ट किया जाएगा, माइनस किया जाएगा। कॉन्टीजेंसीज अप्रोच टू लीडरशिप वॉज गिवन बाय, कॉन्टीजेंसी अप्रोच है लीडरशिप की किसने दी है, फैडलर ने दी है। ये सारी लीडरशिप की जो अप्रोच है ये भी नोट्स वाली जो वीडियो है वहाँ पे करवाई गई है। लीडरशिप की सारी अप्रोच फैडलर ने दी है ये वाली अप्रोच। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट गिवन बाय टेलर, टेलर का दिया हुआ प्रिंसिपल जो कौन सा नहीं है, फंक्शनल फोरमैनशिप नहीं है। ठीक है, वैसे ये जो सेकंड है ना, मैक्सिमम नोट रिस्ट्रिक्टेड आउटपुट, ये भी प्रिंसिपल नहीं है, ये दोनों ही टेक्निक में आ जाती हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स इज नॉट शोन अंडर द हेडिंग रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस में क्या नहीं आता, रिजर्व एंड सरप्लस में सारे रिजर्व आएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस आएगा, तो जो ये प्रोविजन है वो नहीं आता, बाकी कैपिटल रिजर्व, जनरल रिजर्व, क्रेडिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तीनों ही हमारे रिजर्व एंड सरप्लस में आ जाएंगे। When a firm maintain a कैश बुक इट नीड नॉट मेंटेन, एक फर्म जब कैश बुक बनाती है तो उसे क्या बनाने की आवश्यकता नहीं है, उसे बैंक एंड कैश अकाउंट इन द लेजर, उसे लेजर में कैश और बैंक अकाउंट करने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट है 138 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डज नॉट क्लियरली डिस्टिंग्विश बिटवीन एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट, मैनेजमेंट यानी कि प्रबंधक और उद्यमी में क्या जो है डिफरेंस नहीं करती, कौन सी स्टेटमेंट नहीं करती, ये वाली कि एंटरप्रेन्योरशिप इज़ वंस फॉर ऑल एक्टिविटी, ये बस एक बार का काम है, नहीं, एंटरप्रेन्योरशिप भी लगातार चलती रहती है जब तक हमारा व्यवसाय चलता है। मैनेजमेंट इज कंटिन्यूस एक्टिविटी, तो ये फोर्थ वाली ही सही नहीं है, बाकी सारे सही हैं। कि एंटरप्रेन्योर फाउंड द बिजनेस मैनेजर्स ऑपरेटेड, बिल्कुल उद्यमी व्यवसाय को ढूंढते और प्रबंधक उसे चलाते हैं। एंटरप्रेन्योर्स आर द ओनर्स ऑफ देयर बिजनेस, मैनेजर्स आर एम्प्लॉय, बिल्कुल करेक्ट है ये बात भी कि उद्यमी व्यवसाय के स्वामी होते हैं और प्रबंधक कर्मचारी होते हैं। एंटरप्रेन्योर अर्न्स प्रॉफिट, मैनेजर अर्न्स सैलरीज, बिल्कुल जो व्यवसाय के स्वामी है उन्हें प्रॉफिट मिलता है और जो एम्प्लॉय उन्हें सैलरी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2018 एस्टेट PGT कॉमर्स 2018 का क्वेश्चन नंबर 93 की रिपीटेड क्वेश्चन है, पहले 16 में आया उसके बाद 18 में आया है। द टर्म अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रेफर्स टू, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अवसर लागत किसकी ओर संकेत करती है, ये संकेत करती है द कॉस्ट फॉर गेन इन फेवर ऑफ प्रोडक्शन ऑफ अनदर प्रोडक्ट, एक उत्पाद हेतु किसी अन्य उत्पाद की परिवर्त लागत। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स लिमिटेड परचेज एसेट वर्थ 28,80,000, it issued debenture of 100 each at a discount of 4% in full settlement of the purchase consideration, the number of debentures, कैसे आएंगे नंबर ऑफ डिवेंचर, देखिए जितने की एसेट परचेज करी है वो हम रखेंगे ऊपर, डिवाइडेड बाय डिवेंचर पर वैल्यू डिवेंचर, यानी कि एक डिवेंचर जितने रुपए का है, 100 रुपये का है, 4% के डिस्काउंट पे ये गया तो 96 में गया है, और इसको हम ऐसे कैंसिल करेंगे तो 30,000 शेयर हमारा पास आंसर आ जाएगा 30,000। 141 क्वेश्चन है प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम इज शोन एज, ये क्या होती है, एक एसेट होती है प्रीपेड। व्हाट डज चेंज इन इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ में क्या चेंज हो जाती है, नेशनल इनकम। व्हाट इज अ पार्ट ऑफ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, डेमोग्राफी। प्रीपेड एक्सपेंसेस इज एन एसेट। 145 क्वेश्चन है कंप्लेंट कैन बी मेड टू डिस्ट्रिक्ट फोरम व्हेन द वैल्यूज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन क्वेश्चन अलॉन्ग विद द कंपनसेशन क्लेम डज नॉट एक्सीड 20 लाख, 20 लाख से ऊपर का नहीं होना चाहिए, 20 लाख तक का है तो वो डिस्ट्रिक्ट फोरम में जाएगा, 20 लाख से 1 करोड़ तक का है तो वो स्टेट कमीशन में जाएगा, और 1 करोड़ से ऊपर का है तो वो नेशनल कमीशन में जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रिपेयर्ड ऑन द गाइडेंस ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड थर्ड, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड थर्ड के अकॉर्डिंग किसे बनाया जाता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट को बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, कौन सा करेक्ट है, यहाँ पे थर्ड हमारा करेक्ट हो जाता है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करते हैं, नेट प्रॉफिट में नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को प्लस कर दिया जाता है और नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स को माइनस कर दिया जाता है।
नेक्स्ट है इन कोऑपरेटिव सोसाइटी द प्रिंसिपल फॉलोड इज, कोऑपरेटिव सोसाइटी में कौन सा प्रिंसिपल फॉलो किया जाता है, 1 मैन 1 वोट का। कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए मिनिमम मेंबर्स कितने होने चाहिए, 10। और कोऑपरेटिव सोसाइटी ये इनका जो रजिस्ट्रेशन किया जाता है वो किसके तहत किया जाता है, कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 के अकॉर्डिंग किया जाता है या फिर स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के अकॉर्डिंग किया जाता है। ठीक है, ये कुछ बातें हैं जो आप सभी को याद रखनी है। विच वन इज़ नॉट ए बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन एक अच्छे संदेश वाहन की कौन सी बाधा नहीं है, ये कलर डिस्क्रिमिनेशन जो है वो हमारी बाधा नहीं है। At the time of retirement of a partner, if goodwill appears in the balance sheet, it should be written off for this capital account of all partners are, capital account को क्या किया जाता है, डेबिट कर दिया जाता है ऑल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो गुडविल जो दिखा रखी होती है वो बैलेंस शीट के एसेट साइड में दिखा रखी होती है और उसका डेबिट बैलेंस होता है। और जब भी किसी चीज़ को राइट ऑफ करते हैं तो अगर वो डेबिट बैलेंस के साथ है तो उसे क्रेडिट कर दिया जाएगा और अगर वो क्रेडिट बैलेंस के साथ है तो उसे डेबिट कर दिया जाएगा। गुडविल दिखा रखे बैलेंस शीट के एसेट साइड में, डेबिट बैलेंस है, इसको राइट ऑफ करने के लिए इसको क्रेडिट करेंगे। और क्वेश्चन में पूछा गया कि कैपिटल अकाउंट ऑफ ऑल पार्टनर को क्या करेंगे, उनको हम डेबिट कर देंगे इन देयर ओल्ड रेशियो में। तो डेबिटेड बाय द ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ओल्ड पार्टनर्स। ये थे 2016 के क्वेश्चन। एस्टेट पीजीटी कॉमर्स 2016 के क्वेश्चन, 16 का जो क्वेश्चन पेपर है उसके 60 क्वेश्चंस। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही। टिल देन बाय बाय।